Hello everyone, welcome back. Hope you are doing good. In this video, we are going to study chapter number 3 working with functions. We will discuss all the important topics related to functions. So here is the outline. First of all, we will try to understand what is function. Then we will learn how to write the function, followed by how to set the parameters to the functions and how to take back the value from the function. We'll get acquainted with the scope of variables and we'll study what is the difference between passing mutable data type and immutable data type to the function. By the end of this video, you will have the solid understanding of how the functions work in Python. So stay motivated. Without further delay, let's get started. The first topic we are going to discuss is what is function. Function क्या है? Function is a sub program which does specific task. इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारा ये घर है। हमारे घर में हमें पता है कि पापा कुछ स्पेसिफिक टास्क करते होंगे, मम्मी भी हमेशा कुछ सेट ऑफ वर्क करती होगी। हमें अगर कुछ फर्नीचर वर्क कराना है तो हम कारपेंटर को बुलाएंगे, इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए हम बुला रहे होंगे इलेक्ट्रिशियन को। तो प्रोग्रामिंग में हम इसे कहते हैं फंक्शंस, जो एक सब प्रोग्राम होते हैं और एक स्पेसिफिक टास्क कर रहे होंगे। We know in real life what's the advantages of distributing work among different people. So the same concept will be applicable in programming also. So the first advantage of function is bigger problem is breaking down into smaller problem. हम अगर पूरा कोड मेन में लिखते हैं तो मेन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके बदले हम क्या कर रहे होंगे, हम फंक्शंस बनाएंगे और कोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फंक्शंस में। By breaking down main problems into sub problems, we can avoid ambiguity. इससे मेन प्रोग्राम का साइज भी रिड्यूस हो जाता है and it is more readable and more understandable. If there is any error in the specific task, we will know which function to deal with. And the most important advantage of function is we can reuse it. हमें जितने बार चाहिए उतने बार हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हम कितने बार भी कारपेंटर को बुला सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुला सकते हैं अगर हमें वो स्पेसिफिक टास्क है तो। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ द फंक्शंस. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फंक्शंस. द फर्स्ट इज बिल्ट-इन फंक्शन. बिल्ट-इन फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डिफाइन है उन्हें प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं. हमने ये फंक्शंस पहले भी यूज़ किए हुए हैं. हम फैमिलियर है विथ प्रिंटफ, इनपुट, लेन फंक्शंस जो कि प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. द सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन इज द फंक्शंस विच आर डिफाइंड इन द मॉड्यूल्स. So these are also predefined functions but they are stored in a particular module. Let's take one example. We have used math module in class 11 and these are the functions which are in the math module. If you want to use these functions, you have to import these modules. For built-in functions, we need not import any module. And the third type of functions are user-defined functions. These are created by the user. तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि हम अपना फंक्शन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं. तो चलिए स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले फंक्शन का और फिर हम अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे. तो सबसे पहले हमें लिखना होता है कीवर्ड डेफ. इससे इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि यूज़र अपना खुद का फंक्शन बना रहा है. उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन नेम. फंक्शन नेम एक आइडेंटिफायर होता है और आपको पता ही है कि आइडेंटिफायर्स डिज़ाइन करने के रूल्स क्या है, तो हमें वो सारे रूल्स यहाँ फॉलो करने हैं. फिर होता है पैरामीटर्स. यहाँ पे हम फंक्शन को कुछ डेटा सेंड कर सकते हैं, उसे कहते हैं पैरामीटर्स. पैरामीटर्स के बाद हमें कोलन लिखना है और कोलन से हम एक ब्लॉक बनाते हैं एंड विद इन दैट ब्लॉक वी आर गोइंग टू राइट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और वी कैन राइट अ सिंगल स्टेटमेंट ऑल्सो. वाओ, अब हमें पता है हम खुद का फंक्शन कैसे बना सकते हैं. तो चलिए हम एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं. हमने पहले लिखा कीवर्ड डेफ, उसके बाद हमने दिया फंक्शन का नाम. हम यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे तो हम इसे रखेंगे ब्लैंक. फिर हमने कोलन लगाया ताकि इसका ब्लॉक बन जाए और हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं. लेट्स क्रिएट सेम फंक्शन हियर इन स्पाइडर. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय नेम ऑफ द फंक्शन and then I am not passing any parameter, so the brackets are empty followed by colon. Now the block of function will get created. Here we are printing a simple message, welcome.
देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन। हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं सम नाम से, और इस फंक्शन में हमने दो पैरामीटर्स भी पास किए हैं जिसका हम सम निकाल रहे हैं और हम उस वैल्यू को रिटर्न भी भेज रहे हैं। ये सारी प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वन बाय वन। तो सम तो फंक्शन नेम था, हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी पास किए हैं फंक्शन को, इसे कहते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ब्लॉक के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसे बॉडी ऑफ द फंक्शन बोला जाता है, और रिटर्न स्टेटमेंट से हम कंप्यूटेड वैल्यू मेन फंक्शन को रिटर्न भेज सकते हैं। दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इन द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन नोन एज फंक्शन हेडर। We have created one simplest function. Let's try to run it. You can see here I am not getting any message. Why? Let's try to understand. If you want to execute that function, we have to call that function, and here is the syntax to call it. हम कॉल करते हैं फंक्शन को उसका नाम लिख के, और अगर हमें पैरामीटर सेंड करना है तो वो हमें यहाँ लिखना होता है। जो हमने सिंपलेस्ट फंक्शन बनाया था, अगर हमें उसे कॉल करना है तो हमें उसका नाम लिखना है, और कुछ पैरामीटर्स नहीं थे तो एम्प्टी ब्रैकेट है। लेट्स कॉल दिस फंक्शन एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। यू कैन सी हियर वी आर गेटिंग मैसेज। Execution starts from the main program, and this is the main part of the program. So control directly will come to MSG, and we are calling the function. So the control will then pass to this function, and we are printing the message. So we are getting this message. हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें अगर कुछ फर्नीचर वर्क है तो हम कॉल करेंगे कारपेंटर को, हमें कुछ इलेक्ट्रिक फिटिंग करनी है तो हम कॉल करेंगे इलेक्ट्रिशियन को। इसी तरह हमें अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो हमें उसे कॉल करना होता है। वी कैन कॉल दिस यूजर डिफाइंड फंक्शन एज मेनी टाइम्स एज वी वांट। सो यू कैन सी हियर इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड 2 times. So we reused user defined function. This is the one of the advantage of using user defined function, that is reusability. अगर हमें पैरामीटर्स पास करना है यूजर डिफाइंड फंक्शन को तो हम उसे सेंड करते हैं फ्रॉम द फंक्शन कॉल। तो 10 स्टोर हो गया x में और 20 स्टोर हो जाएगा y में। देन वी आर एडिंग इट एंड द कैलकुलेटेड पार्ट ऑफ इट वी आर सेंडिंग इट बैक। जब हम वैल्यू सेंड कर रहे हैं हम डायरेक्टली उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, या हम चाहे तो उसे एक वेरिएबल में स्टोर करके बाद में उसे प्रिंट कर सकते हैं। डोंट वरी हाउ टू पास पैरामीटर्स एंड हाउ टू रिटर्न वैल्यू बैक टू द मेन प्रोग्राम। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल इन दिस वीडियो। Let's proceed with the next topic, that is arguments and parameters. So what are arguments? Look at this example. This is the function call. The value which we are passing from the function call are called as arguments, and the proper term for these is actual arguments. अब हम समझ लेते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। हमें पता है कि इसे हम फंक्शन हेडर कहते हैं, तो जो वैल्यूज़ हम फंक्शन हेडर में एक्सेप्ट करते हैं उसे कहा जाता है पैरामीटर्स, और प्रॉपर टर्म उसकी है फॉर्मल पैरामीटर्स। इन केस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, दीज टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो हम इसे एक्चुअल पैरामीटर भी बोल सकते हैं और इसे हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस पूछा गया कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या है तो यू शुड नो द डिफरेंस। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स एंड दीज आर द पैरामीटर्स। नाउ वी विल स्टडी हाउ टू पास पैरामीटर्स टू द फंक्शंस। तो हमारे पास 3 टाइप्स है जिससे हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं आपको तो पता ही है, जो हम फंक्शन हेडर में लिखते हैं जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, तो ये होते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। So we have 3 different patterns in which we can write the formal argument. The first is positional argument, the second is default argument, and the third one is keyword or name arguments. Let's discuss these 3 types in detail. In case of positional argument, हम फंक्शन कॉल से जितनी भी वैल्यू सेंड कर रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ पे सारे पैरामीटर्स देने होते हैं। इवन हमें उसका ऑर्डर भी मैच करना होता है। If we consider this example, 10 is going to stored in x and 20 will stored in y, and we are adding these 2 values and the processed value we are returning back to the main program. The value will come back here and we are printing it. So the output of this program will be 30.
Let's take one more example. Here we are calculating simple interest. So function call में हम 3 वैल्यू सेंड कर रहे हैं, तो हमें 3 पैरामीटर्स यहाँ पे चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. So 1000 will get stored in P, 5 will get stored in T and 8.5 will get stored in R. We are calculating the simple interest and returning back to the main program. इस केस में हमने जब वैल्यू रिटर्न की थी, हमने डायरेक्टली उसे कंसोल पे प्रिंट कर दिया था. बट इन दिस कोड वी आर असाइनिंग द रिटर्न वैल्यू टू वन वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल वी आर गोइंग टू प्रिंट. So when we want to return the value, we can do it in a two way. We can directly print it or we can store it in a variable. So try this code and let me know the output of it. Let's try the first program. हम बना रहे हैं पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो हम लिखेंगे DEF, then name of the program. We are going to pass two parameters here. So the first variable is X, second variable is Y. Right colon, press enter. In the block of the function, I am going to add these two variables. So I created one more local variable Z. Let's return this process value Z to the main program. अब हम मेन प्रोग्राम लिख लेते हैं. जब वैल्यू रिटर्न आ रही है तो हम उसे डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं या हम उसे वेरिएबल में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ टू डायरेक्टली प्रिंट द वैल्यू. तो दो पैरामीटर्स है तो हमें दो वैल्यू सेंड करनी होगी. तो हमने 10, 20 सेंड कर दी. हम इसका आउटपुट देख लेते हैं. हमें मिल रहा है 30 जो कि करेक्ट है. सो फर्स्ट टाइप जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है उसमें हमें करेक्टली वैल्यू सेंड करनी होती है. यहाँ पे दो पैरामीटर्स है तो हमें दो वैल्यू सेंड करनी होगी. अगर मैंने एक वैल्यू रिमूव कर दी और हमने प्रिंट करने की कोशिश की तो हमें मिल रहा है टाइप एरर. आप देख सकते हैं मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में कंपल्सरीली हमें उतनी वैल्यू सेंड करनी होती है जितने पैरामीटर्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं. अब हम इसी कोड को मॉडिफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हम जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं वेरिएबल में. तो हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया. अब हम इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे. तो हमें प्रिंट करना है अब ये वेरिएबल ANS जहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है. तो जब हम प्रिंट करके देखते हैं हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है. फॉर्मल पैरामीटर पास करने का और एक वे है, उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट. इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 वेरिएबल्स है लेकिन थर्ड वेरिएबल की वैल्यू भी हमने यहीं पे असाइन कर दी है. तो जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे और फंक्शन कॉल में हमने अगर ये थर्ड पैरामीटर स्किप भी कर दिया तो हमें एरर नहीं आएगी क्योंकि उसकी वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे 10. तो आप दे सकते हैं ये फर्स्ट फंक्शन कॉल, इसमें हमने 2 सेंड किया जो कि x में चला जाएगा. 3 विल गेट स्टोर्ड इन द वेरिएबल y और हमने थर्ड आर्ग्यूमेंट सेंड नहीं किया तो उस केस में हमें वैल्यू मिल रही है 10. तो जब हम ऐड करेंगे फर्स्ट वैल्यू है 2, सेकेंड वैल्यू है 3 और थर्ड वैल्यू तो हमने यहाँ पे 10 असाइन की है वो आ जाएगी. तो ये कैलकुलेट करके हमें मिल रहा है 13 और हम उसे रिटर्न कर रहे हैं और डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं. तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हमें मिल रहा है 13. नाउ लुक एट दिस सेकेंड फंक्शन कॉल. हियर वी आर पासिंग ऑल 3 वैल्यूज. सो द x विल बी 2, y विल बी 3 एंड फॉर थर्ड पैरामीटर वी आर पासिंग 4. Then what about this 10? It will get overridden and the value 4 will get stored in the Z. So if we calculate this, we will get 2 plus 3 plus 4 and ultimately we'll get the result 9 which we are returning back and printing it. So the second output will be 9. हम इसे ऐसे समझ लेते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट जिसके लिए हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, टर्म और रेट ऑफ इंटरेस्ट. और कोई कस्टमर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं करता, ये तो हमें बैंक से मिल रहा होता है. तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर दी r इक्वल्स टू मान लीजिए 8.5. तो हमें सेंड करना है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट और टर्म. So with the default argument we can set one default value for one of the parameter. इसे हम और एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि कब हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट कर सकते हैं. अगर आपकी एग्ज़ाम चल रही है और कुछ अनअवॉइडेबल रीज़न के वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए
तो आपको कुछ डिफ़ॉल्ट मार्क्स मिल रहे होंगे, कुछ पासिंग मार्क्स मिल रहे होंगे, जैसे 15 मिल रहे हैं। तो अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दी तो डिफ़ॉल्ट मार्क्स होंगे 15, और अगर आपने एग्ज़ाम दे दी तो ये डिफ़ॉल्ट मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे। जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं वो इसको ओवरराइड कर जाएंगे। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के केस में हमें एक बात याद रखनी होती है कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। तो पहले हम लिखते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और बाद में हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो अगर हमने इसे इस तरह लिखने की कोशिश की जिसमें हमने पहले डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया है तो हमें मिल रही होगी एरर। हम बीच में भी नहीं लिख सकते। ऑलवेज द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट शुड बी एज अ लास्ट पैरामीटर। Let's modify the previous code and add one default argument here. तो हमने यहाँ पे एक z argument add कर दिया है जो कि as a default argument work करेगा. Now we should add it here and we are returning back and printing it. Look at this function call. We can skip the value for the default argument. Let's run and check the output. Value 10 got stored in x. So 10 plus 20 plus 5 we are getting 35. Now what if I will send some value? It will get overridden over 5. Let's check the output. We can see here now 10 plus 20 plus 30 is getting calculated and we are getting it 60. अब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करते वक्त हमने पढ़ा कि हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन द बिगनिंग नहीं लिख सकते, वो एज ए लास्ट पैरामीटर ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमें यहीं पे एरर मिल रही है। अगर हम रन करेंगे तो हमें सिंटेक्स एरर मिल रही है और मैसेज भी देखिए, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इवन वी कैन नॉट राइट दिस डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन द मिडल, वी आर गेटिंग द सेम एरर। Let's go through one more type of sending parameter that is called as keyword parameters. कीवर्ड पैरामीटर्स को हम नेम पैरामीटर्स भी बोलते हैं क्योंकि जब हम वैल्यू पास करते हैं फंक्शन कॉल में हम उसे नाम के साथ पास करते हैं। हमने पहले कोड में देखा कि हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू सेंड कर रहे थे, बट नाउ वी आर सेंडिंग इट विद द नेम। So if we look at this example, I am sending this value 10 for x, so it will get stored in this, and I have written here specifically the name y, so the y will get stored in the y. As we are sending these values with the name, now we can change the order of sending the values. So look at the second function call. You can see here first I am sending the value y, then I am writing the x. But as I am sending with the name, this will go in y, not in x, and this x variable will go and stored in the x variable. Though the order which we are sending from the function call to the function header is not same, but still we will not get any problem because we are sending it with the name. So let's try named argument here. X equals to 10 and y is equals to 20. We are sending the parameters with the name, so it will go and stored in that variable itself. Let's run and check the output. We are getting the value 30. Now let's change the sequence or order of the parameter. I am sending y first, then I am going to send the x. Now let's check the output. We are still getting 30. Let's cross check what we have sent here exactly are getting stored in the same variable or not. So let's print the value of x and y and find out the answer. Though I sent the first parameter as 20, but the value is 10 because I sent this argument with the name. So this is the advantage of the named argument that we can change the order of sending parameters. अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हम वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं किसी भी फंक्शन से मेन प्रोग्राम को। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन टू मेन। इट मे रिटर्न or it may not return. So there are two types of functions based on that. The functions are returning some value. It is also called as non-void function. And the second type of functions are that which are not returning any value to the functions. These type of functions are called as void function. Void functions means they are not returning any value, and non-void functions means they are returning some value to the main part of the program. Okay, that we understood that some function will return value, some function will not return value.
Now let's understand how to return value. This is the general format for that. We have to write return and then the value which we are going to return. This value can be a literal like this. It can be variable also. Even we can write an expression with the return statement. तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है जो हमने पहले भी प्रैक्टिस किया है. इसमें हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं और ये एक वेरिएबल के फॉर्म में हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं. अगर हमें ये एडिशन वेरिएबल में नहीं स्टोर करना था तो हम इस रिटर्न स्टेटमेंट को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, रिटर्न x प्लस वाई. तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है एडिशन ऑफ टू नंबर्स जिसमें हम कैलकुलेटेड वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं. अगर हमें इसे वेरिएबल में नहीं स्टोर करना है तो डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब जब हम रन करके देखेंगे तो हमें सेम ही आउटपुट मिल रहा है. हमने अभी डिस्कस किया कि वैल्यू कैसे रिटर्न की जाती है मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को, लेकिन ये तो कंपलसरी नहीं है. अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो वी कैन प्रिंट दैट वैल्यू इन द फंक्शन इटसेल्फ. इस कोड में हम वही कर रहे हैं. हमने वैल्यू पास की 10 टू द x, 20 टू द y. हमने कैलकुलेट किया और वैल्यू रिटर्न नहीं की, हमने यहीं पे उसे प्रिंट कर दी. इस केस में हमें कैलकुलेटेड वैल्यू मेन फंक्शन में रिटर्न नहीं मिल रही है. हमें ये एक बात नोट करना है कि पाइथन में अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं भी करता है तो भी मेन प्रोग्राम को नन पास होता है. आपको पता है नन एक कीवर्ड है जो कि एब्सेंस ऑफ वैल्यू इंडिकेट करता है. हमने ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है जो कि एक जस्ट प्रिंट कर रहा है मैसेज को. कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है मेन प्रोग्राम को. जब हमने उसे एक वेरिएबल में इनिशियलाइज किया और प्रिंट करने की कोशिश की तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा नन. और हमें ये क्यों मिल रहा है आपको तो समझ में आ ही गया होगा. तो अगर फंक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है वॉइड और एक है नॉन वॉइड. वॉइड मतलब जो फंक्शंस कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करते, नॉन वॉइड मतलब जो फंक्शंस जो वैल्यू रिटर्न करते हैं. So based on that we have four possible combinations of functions. We can decide void function without argument and with argument. Similarly for the non-void function we can design non-void function without argument and non-void function with argument. क्या आपको चाहिए कि एक प्रोग्राम हम इन चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में करके देखें? तो ये रहा. यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स को और 4 कॉम्बिनेशंस में करके देखा है. आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए तो फंक्शंस आपको क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट टाइप अगर देखते हैं तो हमारे पास है वॉइड जिसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं. वॉइड मतलब ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होगा. वैल्यू जब रिटर्न नहीं करते तो हमें फंक्शन में ही उसे प्रिंट करना है और हम आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं कर रहे तो फंक्शन खुद की वैल्यूज लेगा. तो इसे कैसे डिजाइन करते हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं. हम वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो हमने अपनी खुद की वैल्यूज ले ली. हम रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं तो हमने यहीं पे प्रिंट कर दिया. अब इसका सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है? वॉइड फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट मतलब वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है लेकिन हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं. तो आर्ग्यूमेंट तो हमने पास कर दिए, वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है तो हमने यहीं पे प्रिंट कर दिया. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द थर्ड कॉम्बिनेशन. नॉन वॉइड मीन्स वी आर गोइंग टू रिटर्न वैल्यू. If we are going to return value, we have to use the return statement that we can accept in one variable or we can directly print it. But what's the second criteria? We are not passing any argument. Not passing arguments means you have to take your own values. Let's come to the last combination. Non-void means we are returning value and with argument means we are passing the value also. So let's pass the value and let's return it. तो एक तरह से हम ये थ्रो और कैच का गेम खेल रहे. समझ लीजिए यहाँ पे 2 पर्सन हैं जो कि बॉल खेल रहे हैं. तो एक थ्रो करेगा तो दूसरा कैच करेगा. If you have studied other programming languages like C, C++ and Java, you know with the return statement we can pass only one value. But Python provides us one special feature that we can return multiple values. So this is the general format for that. If we are returning multiple values, then there should be a multiple variables to catch it. You know it is a game of throw and catch.
So let's check out this example. We are going to return two values. This is the first value and this is the second value. So when we return two values, it will get accepted in the form of tuple. So when we will print it, we will actually get this tuple. In this code, we are calculating the square of these numbers. So 2 square will be 4 and 3 square will be 9. अगर हमें ये टपल के फॉर्मेट में नहीं चाहिए तो हम अनपैकिंग कर सकते हैं टपल की और सेपरेट वेरिएबल्स में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं. यू नो व्हाट इज अनपैकिंग मीन्स. So look at this modified code. We got two values here 4 and 9 in the form of tuple and we did unpacking. So 4 गया v1 में और 9 will get stored in the v2. और हमें यहाँ पे v1 और v2 प्रिंट करना है. So print v1 and v2. So हमें वैल्यू मिल रही होगी 4 और 9. अब ये टपल नहीं है, ये सेपरेट वेरिएबल्स है. सो पाइथन में हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ टपल में एक्सेप्ट होती है. लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल्स. स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है? हम किस पार्ट ऑफ प्रोग्राम में उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं उसे उसका स्कोप कहा जाता है. तो हमारे पास होते हैं दो स्कोप, एक होता है ग्लोबल और एक होता है लोकल. इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोबल स्कोप. जो वेरिएबल्स टॉप लेवल सेगमेंट में मतलब मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर किए जाते हैं उनका होता है ग्लोबल स्कोप. और ऐसे वेरिएबल्स हम इनसाइड द ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं और थ्रू आउट द प्रोग्राम भी उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है. चलिए हम कंसिडर करते हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू नंबर्स. इसमें हम देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पाइथन प्रोग्राम में लिखी है डेफ, यानी हम क्रिएट कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन. तो ये ब्लॉक तो इग्नोर हो जाएगा. एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा हमारा मेन से. मेन में हमने इनिशियलाइज किए हैं टू वेरिएबल्स. इन दो वेरिएबल्स का स्कोप ग्लोबल स्कोप है. ये ग्लोबल वेरिएबल्स है. इन्हें हम थ्रू आउट द प्रोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं और हम इन्हें इस ब्लॉक में भी यूज़ कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं जब हमने n1 और n2 की वैल्यू ब्लॉक में प्रिंट करनी चाहिए तो हमें आउटपुट मिल रहा है 10, 20 जो कि उसकी वैल्यूज़ है. तो हमें इससे ये समझ में आता है कि अगर हमने किसी ब्लॉक में वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं किए हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं जिसे हम थ्रू आउट द प्रोग्राम और किसी ब्लॉक में भी एक्सेस कर सकते हैं. हमने जो दो ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हैं हम इसे आउटसाइड द ब्लॉक इन द बिगिनिंग में भी लिख सकते थे, लेकिन एज अ कन्वेंशंस हम पहले यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं और फिर अपना मेन प्रोग्राम लिखते हैं. इसे हम ऐसे समझते हैं अगर हमारे पास कोई कमर्शियल व्हीकल है तो हमें अगर सिटी परमिट है तो हम सिर्फ उसी सिटी में चला सकते हैं, लेकिन हमारे व्हीकल को अगर नेशनल परमिट है तो हम पूरे इंडिया में चला सकते हैं. तो सिटी हो गया हमारा लोकल ब्लॉक और नेशन हो गया हमारा ग्लोबल ब्लॉक. अगर हमारे पास नेशनल परमिट है तो हम पूरे नेशन में और उस सिटी में भी उसे चला सकते हैं. इसी तरह ग्लोबल वेरिएबल्स पूरे प्रोग्राम में और किसी ब्लॉक के अंदर भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ सिटी परमिट है तो हम इस सिटी के बाहर उसे नहीं चला सकते. तो लोकल वेरिएबल्स हम ब्लॉक के बाहर यूज़ नहीं कर सकते. वो एक्सेसिबल होते हैं ओनली विद इन दैट ब्लॉक जहाँ पे हमने उसे डिक्लेयर किया है. तो नेक्स्ट स्कोप हमारा लोकल स्कोप ही है. जो वेरिएबल्स हमने ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए हैं वो सिर्फ हम ब्लॉक में ही यूज़ कर सकते हैं. अगर हमने उसे बाहर यूज़ करने की कोशिश की तो हमें नेम एरर मिल रहा होगा क्योंकि ये बाहर एक्सेसिबल नहीं है, बाहर एग्जिस्ट नहीं करते. इनका स्कोप सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही है, ये यहीं क्रिएट हुए और इनका एग्जिस्टेंस यहीं ख़त्म हो गया. हमने देखा कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं लोकल ब्लॉक में और हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ग्लोबल ब्लॉक में भी. बट वी हैव वन सिनारियो वेयर the local variable name and the global variable name is same. Suppose if I will print the value of the variable str in the block, which variable will get access? The variable inside the local block because it will get priority. But if I want to access the global variable inside the block, then we have one arrangement that you can use global in front of that variable, then it will access this global variable.
लेट्स इम्प्लीमेंट द ग्लोबल विद दिस कोड। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है str, फिर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। हमने लिखा ग्लोबल str एंड हमने उसे प्रिंट करके देखा। So when we write global in front of that variable, it will consider the global variable. So we will get this message, hi from main block. Then we are changing the value of str. So the new value of str will be this. And when we are printing this, we got this message, hi from local block. So with this even we can change the value of the global variable inside the function. We studied two types of scope, one is global, one is local. तो ये स्कोप रिजोल्यूशन कैसे सॉल्व होता है, हमारे पास कुछ और भी स्कोप है, उसके लिए पाइथन यूज़ करता है LEGB रूल। सबसे पहले वेरिएबल ढूंढा जाता है लोकल स्कोप में यानी कि इनसाइड द फंक्शन। उसके बाद है एनक्लोज। एनक्लोज मतलब एनक्लोजिंग फंक्शन में वो वेरिएबल है क्या, जैसे नेस्टेड फंक्शन वहाँ पे चेक होता है। एनक्लोज के बाद है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब अपर मोस्ट लेवल होता है जो कि हमारा मेन प्रोग्राम होता है, वहाँ पे सर्च किया जाता है वेरिएबल को। और लास्ट है बिल्ट इन। बिल्ट इन मतलब वो सर्च होगा बिल्ट इन मॉड्यूल्स में। तो ये ऑर्डर हमने लिखा है हाईएस्ट टू लोएस्ट, ये डिसाइड करता है ऑर्डर जिस ऑर्डर में वेरिएबल सर्च होते हैं। वी स्टडीड हाउ टू पास वैल्यूज from main to user defined function and how to get back the value from the user defined function to main. Now we have to discuss if I send mutable or immutable data type to the function and if I try to change that value, will it reflect back to main function. तो पहले हम देख लेते हैं कि immutable type जब हम function को send करते हैं तो क्या होता है। Immutable data type तो आपको पता है we cannot change the value in place. So when we will pass any value to a function and we are trying to change this value, this will not reflect back. हम देख सकते हैं इस कोड में हमने वैल्यू असाइन की 10 और हमने कॉल किया फंक्शन को। फंक्शन में हम उस वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं और 5 ऐड कर रहे हैं, तो ये होगा 10 + 5 15। जब हम उसे फंक्शन में प्रिंट करते हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है 15 जो कि करेक्ट है। लेकिन जब हमने प्रिंट करने की कोशिश की मेन में तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़ ही है जो वैल्यू 10 थी। तो जो चेंजेस हमने यहाँ पे किए वो मेन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये चेंजेस सिर्फ इस ब्लॉक में ही थे, ये मेन में रिफ्लेक्ट नहीं हुए क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ इम्यूटेबल होती है। जो वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में वो सिर्फ रेफरेंस होते हैं। तो ये नम रेफ़र कर रहा था वैल्यू 10 को। जब हमने इसकी वैल्यू चेंज की और n में हमने उसे अपडेट किया तो ये पॉइंट कर रहा है 15 को। तो जब हमने NUM प्रिंट करने की कोशिश की तो हमें वैल्यू मिल रही है 10 क्योंकि नम रेफ़र कर रहा है 10 को। जब हमने वैल्यू अपडेट की तो नया रेफरेंस बना और n पॉइंट आउट कर रहा है नई वैल्यू को, वो इन प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हुई। On the contrary, when we send mutable type to a function, the values will get changed in place and the changes will get reflected to the main also. तो इस कोड में हमने कंसीडर की है एक लिस्ट क्योंकि लिस्ट तो म्यूटेबल डेटा टाइप है। इनिशियलाइज करने के बाद हमने उसे प्रिंट करके देखा तो हमें वैल्यूज़ मिल रही है 10, 20, 30 जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज की है। अब हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। फंक्शन ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, 0th इंडेक्स पे जो आइटम है उसको 15 से अपडेट कर रहे हैं। तो जब हमने लिस्ट को प्रिंट करके देखा कि जो 10 था उसके जगह पे 15 अपडेट हो गया है और ये चेंजेस मेन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं ये हमें चेक करना था। तो हमने फिर से लिस्ट को प्रिंट करके देखा तो हम देख रहे हैं मेन में भी ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए हैं। हमें पता है म्यूटेबल डेटा टाइप में हम इन प्लेस उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसका मेमोरी रेफरेंस भी चेंज हो जाता है। Hey, congratulations, you have learned a new concept in Python. I hope you found this video helpful and informative. If you did, please give it a like and share with your friends who might be interested in learning these concepts. Also, if you haven't already, please subscribe to the channel for more videos like this.
If you have any doubt or queries, feel free to write in the comments below. I would love to hear and answer your queries. In the next video, we are going to implement the knowledge of the functions to solve the questions from the previous year question paper. So till then, keep studying, stay healthy. I will see you in the next video.